हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज किया और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज किया। आज की क्लास में हम हीट केमिस्ट्री, ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक बच्चों, तो आज हम ऊष्मा धारिता के बारे में पढ़ते हैं। चलिए रेडी हो जाइए। ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं, तो आप नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिए। डिफिनेशन आपको लिखना तो लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक लॉजिक के माध्यम से एक पॉइंट डिस्कशन है। किसी पदार्थ का इकाई, यानी किसी पदार्थ का इकाई की बात करूं तो एक क्या होगा, 1 केल्विन। किसी पदार्थ का इकाई 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ाने के लिए, कितने डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा धारिता या हीट केमिस्ट्री कहा जाता है। तो समझ में आ गया? ध्यान दीजिए, 1 डिग्री आप ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहलाती है। किसी भी तरह से यह बता सकते हैं। आप दोनों शब्द का यूज ना करें तो भी चल जाएगा। 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, हम दोनों में से किसी को एक बार यूज कर लिया। किसी पदार्थ का इकाई 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ऊष्मा धारिता कहलाता है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात करते हैं। ऊष्मा धारिता क्या होगा बच्चों, ऊष्मा धारिता पदार्थ द्वारा ली गई कुल ऊष्मा। ऊष्मा धारिता का सूत्र क्या होगा, ऊष्मा धारिता इक्वल हो जाएगा पदार्थ द्वारा ली गई कुल ऊष्मा अपॉन पदार्थ के तापमान में वृद्धि। तो अब इसकी इकाई क्या होगी बच्चों, ऊष्मा धारिता की इकाई क्या हो जाएगी, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। जूल को हम जे से डिनोट करते हैं, डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस बताया गया है कि लिखा हुआ है, तो आपका हो जाएगा जे मतलब जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। इसे और आगे अगर आप बात करना है, यदि ऊष्मा को कैलोरी में रखा, समय को यानी टी को डिग्री सेल्सियस में दर्शाएं, ऊष्मा को कैलोरी में और टी को डिग्री सेल्सियस में दर्शाएं, तो ऊष्मा धारिता की एक इकाई और क्या हो जाएगी बच्चों, ऊष्मा धारिता को कैलोरी की बात करते हैं, यानी ऊष्मा धारिता को क्या बोला गया, कैलोरी में तथा टी को डिग्री सेल्सियस में अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, जहां ऊष्मा धारिता को कैलोरी यानी जूल के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, कैलोरी और डिग्री सेल्सियस आपका वही रहेगा, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। यानी क्या हो जाएगा, एक ऊष्मा की इकाई ये भी होती है कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। ये भी एक प्रकार की क्या है बच्चों, इकाई है। कौन सी इकाई, अगर हम सिर्फ ऊष्मा धारिता की इकाई की बात हो रही है तो सिर्फ कैलोरी में अगर बात करेंगे तो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस बात करेंगे, और अगर जूल की बात होगी तो जूल प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाएगी ऊष्मा धारिता की इकाई। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट केमिस्ट्री। तो चलिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता की बात करते हैं। हम विशिष्ट ऊष्मा धारिता को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हीट केमिस्ट्री, यानी ये क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्या हो जाएगा बच्चों, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्या हो जाएगा बच्चों, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठीक है, चलिए इसको भी निर्णय करते हैं हम लोग। विशिष्ट ऊष्मा धारिता की डेफिनेशन है, लिख लीजिए बच्चों,
क्या होगी? किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा धारिता, किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा धारिता, उष्मा की वह मात्रा है, किसकी? उष्मा की वह मात्रा है, उष्मा की वह मात्रा है, उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के इकाई द्रव्यमान, जो उस पदार्थ के इकाई द्रव्यमान, जो उस पदार्थ के इकाई द्रव्यमान, और इकाई द्रव्यमान में क्या लेंगे बच्चों? एक ग्राम भी ले सकते हैं, 1 किलोग्राम भी ले सकते हैं, 1 ग्राम भी हो सकता है, या 1 किलोग्राम ले सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम भी ले सकते हैं। 1 किलोग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को, आवश्यक उष्मा की मात्रा, आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोला जाता है बच्चों? विशिष्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या विशिष्ट उष्मा धारिता कहलाती है। एक बार और देख लीजिए, किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा धारिता उष्मा की वह मात्रा है, यानी किसी विशिष्ट पदार्थ की विशिष्ट उष्मा धारिता उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के, यानी जो हम पदार्थ ले रहे हैं, जो उस पदार्थ के इकाई द्रव्यमान, और इकाई द्रव्यमान में हमारा क्या हो सकता है? या तो 1 ग्राम हो या 1 किलोग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पदार्थ के, या उस पदार्थ को, या उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा धारिता कहलाती है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा धारिता कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आगे इसके मात्रा की बात करते हैं, थोड़ा उसका सूत्र देखते हैं। विशिष्ट उष्मा धारिता बराबर पदार्थ द्वारा ली गई उष्मा, विशिष्ट उष्मा धारिता बराबर आवश्यक उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा धारिता कहते हैं। या आप यहाँ की को सब हटा दीजिए, अगर को लगाएंगे तो यहाँ कहते हैं, अगर आवश्यक उष्मा की मात्रा विशिष्ट उष्मा धारिता कहलाती है तो सत्य सही है। ठीक, अब चलिए विशिष्ट उष्मा की सूत्र लिखते हैं। क्या आ जाएगा बच्चों? विशिष्ट उष्मा धारिता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? पदार्थ द्वारा ली गई उष्मा की मात्रा, पदार्थ द्वारा ली गई, पदार्थ द्वारा ली गई उष्मा की मात्रा, यानी पदार्थ द्वारा ली गई क्या? उष्मा की मात्रा अपान द्रव्य का, पदार्थ का द्रव्यमान में साथ में पदार्थ का तापमान गुणे उष्मा की वृद्धि। क्या लिखेंगे? उष्मा मतलब कौन हो जाएगा? ताप, यानी ताप की क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका फार्मूला हुआ। अब इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विशिष्ट उष्मा धारिता, विशिष्ट उष्मा धारिता की इकाई क्या होगी बच्चों? विशिष्ट उष्मा धारिता की इकाई क्या होगी? जूल प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? जूल प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे लिखेंगे? जूल प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, ये आपका
आप लाख में लिख सकते हैं। ए से जूल हो जाएगा, जी से ग्राम हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक बच्चों, और आगे बात करते हैं। एक आप मान लिख लीजिएगा, अगर हम किलोग्राम की बात करते हैं तो किलोग्राम में क्या आ जाएगा बच्चों, या आप ये भी लिख सकते हैं जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी ये भी एक प्रकार की क्या है बच्चों, इकाई है। अगर हम, क्योंकि यहाँ पे ग्राम की ग्राम के अनुसार डिफिनेशन है और किलोग्राम के अनुसार डिफिनेशन है, जिस प्रकार के डिफिनेशन आप यूज करेंगे उस प्रकार की क्या हो जाएगी बच्चों, इकाई हो जाएगी। और पेपर में एक पूछा जाता है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है बच्चों, तो क्या हो जाएगी, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 4184 क्या होगी बच्चों, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, पूछा जाता है पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, तो आप इसको लिख लीजिए। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 4184, यानी 4184 क्या होगा, मात्रा क्या होगा, इकाई क्या होगा, जूल, फिर क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम है, जूल केजी की पावर -1, यानी इनवर्स होते हैं, किलोग्राम इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इसका मतलब समझ में आ गया ना, चूंकि ये बटे में है इस कारण से क्या होगा, जूल प्रति केल्विन किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये बटे में है, जब ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाता है, आपको पता होगा। तो आप क्या लिखेंगे, जूल, इसको पढ़ने की बात आएगी, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और आप ऐसा भी कह सकते हैं जूल केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो जाएगा। ये आपका मात्रक रहा, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पेपर में पूछा जाता है और कंपटीशन में पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे कुछ सामान्य विशिष्ट ऊष्माधारिता है, इनके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक बच्चों, हम कुछ बात करते हैं, कुछ सामान्य विशिष्ट ऊष्माधारिताएं की बात कर रहे हैं, थोड़ा देखिए, क्योंकि कंपटीशन पेपर में पूछा जाता है। आप अपने भैया दीदी से बात करिएगा, पूछा गया था पेपर में जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी हो जाएगी तो 4184, यानी याद रखिएगा 41 और 80 हमेशा याद करिएगा। 25 में बता रहे हैं आप जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये हमारे पदार्थ हो गए, और ये क्या हुआ बच्चों, ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, और ये मात्रक लिखा हुआ है। पेपर में क्या पूछा जा गया था कि यानी बहुत ही कम पेपर का क्वेश्चन दिया, मैं बता रहा हूं 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, ये पॉइंट पूछा गया था, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है, और इसी प्रकार से 4 मान दे दिए थे, और यहाँ पे इकाई भी चेंज कर दिया गया था, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये इसकी इकाई है जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, इसको हम पढ़ सकते हैं जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, और क्या कह सकते हैं जूल किलोग्राम इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स, अभी जो इसके पढ़ चुके हैं, क्या क्या, जूल किलोग्राम इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स, अभी इसको आप पढ़ चुके हैं। ठीक, तो क्या होगा बच्चों, 4184 यानी 4184 क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता है। इसी प्रकार से वायु की कितनी हो जाएगी, 90, और 90 हो जाएगा लोहा का, यानी अभी 450, वनस्पति तेल जो होगा जाएगा आपका 1960, कांच का जो हो जाएगा आपका 670, बर्फ की बात जब आप पूछा जाएगा तो बर्फ पे कितना होता है ऊष्माधारिता, हीट के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2100 आ जाएगा, 2100। इसी प्रकार से पीतल यानी तांबा, यानी पीतल पे कितना आ जाएगा 380 जूल किलोग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और जस्ता की बात आ जाएगी तो आपका हो जाएगा 300, पीतल में आपका कितना हो जाएगा ये 380, और अगर जस्ता की बात आएगी यानी जिंक जो आपका हो जाएगा 376, क्या है जूल
किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये बच्चों इसमें पेपर में कैसे पूछा गया था, सबसे अधिक किसकी होती है, तो आप दो चार नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा उसमें सबसे अधिक किसकी होगी, तो सबसे अधिक किसका बच्चों, जल का है। फिर किसके बाद आता है, इसके बाद कौन सा होता है, बर्फ का, याद रखिएगा दूसरे नंबर पे बर्फ का है। और फिर तीसरी बात आती है तो 1960 यानी वनस्पति तेल का, यानी तीसरे नंबर में है, याद रखिएगा। यानी सबसे अधिक किसकी होगी, जल की, फिर किसकी होगी, बर्फ की। अगर मान लो 2-3 दे देता है तो आप याद रखना पड़ेगा 2100 और वनस्पति तेल का 1960 होता है। फिर कभी कभी पूछा जाता है पेपर में सबसे कम किसकी होगी, इसमें आपको जो सबसे कम दिख रहा होगा वही उसकी क्या कहलाई जाएगी बच्चों, सबसे कम विशिष्ट ऊष्माधारिता है, यानी 90 किसका है, वायु में। तो याद रखिएगा जल का सबसे अधिक होता है, वायु का सबसे कम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसको हम आपको फिर की सहायता से दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। ऊष्मा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, इसके बारे में आप ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। ऊष्मा की मात्रा यानी हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। क्वांटिटी ऑफ हीट, ऊष्मा की मात्रा, ठीक, क्वांटिटी ऑफ हीट की बात करेंगे। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ को जितनी ऊष्मा, यानी जितनी ज्यादा ऊष्मा दी जाएगी ऊष्मा की, यानी उतना ही ऊष्मा उसका तापमान बढ़ता जाएगा। आपको पता है पदार्थ को आप जितनी ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा देंगे वह पदार्थ उतना ही ताप क्या करेगा, ग्रहण करेगा और उसका तापमान बढ़ता जाएगा। किंतु किसी पदार्थ द्वारा दी गई अथवा ली गई ऊष्मा निम्न कारकों पर निर्भर, यानी पदार्थ द्वारा किसी पदार्थ को हम देंगे अथवा उससे लेंगे वह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। वह पदार्थ के द्रव्यमान, पदार्थ का ताप में परिवर्तन, द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पदार्थ का द्रव्यमान यह हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहा जाता है, पदार्थ के ताप में परिवर्तन, यानी डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, फिर आप इसको पढ़ चुके हैं ना, डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस टी। इसका मतलब क्या होगा, प्रारंभिक को हम प्राइमरी और अंतिम को क्या बोलते हैं, लास्ट। तो हम इसको आपको क्या बोल सकते हैं बच्चों, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी लास्ट लिख देते हैं, लास्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी लास्ट में जो आएगा और माइनस टी, यानी आपको पता होगा, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की बात करता हूं तो अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा होता है, इसी प्रकार से यहाँ पे अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा की है, ठीक है। तो आप पदार्थ के रूप में है। तीसरा पॉइंट होता है पदार्थ की किस्म की प्रकृति, तो आप इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक बच्चों। तो ऊष्मा की मात्रा हो गई, क्वांटिटी ऑफ हीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। ये क्या होता है, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन को क्या बोलते हैं बच्चों, चेंज ऑफ स्टेट, यानी परिवर्तन आपका क्या हुआ बच्चों, चेंज हो गया। और क्या है, अवस्था यानी स्टेट हो गया, यानी चेंज ऑफ स्टेट, यानी अवस्था परिवर्तन। ये क्या होता है, तो पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती है बच्चों, पदार्थ की तीन भौतिक अवस्था होती है, कौन कौन सी होती है, पदार्थ जो होता है, पदार्थ की तीन भौतिक अवस्था होती है, पदार्थ की तीन क्या होती है बच्चों, भौतिक अवस्था। कौन कौन सी होती है बच्चों, बताइए, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस। अब इसमें जो गैस में होता है वो एक प्रकार की वाष्प भी होती है अवस्था। जल इन तीनों अवस्थाओं में मिलता है,
ठोस जो होगा तो बर्फ के रूप में, द्रव जो होगा जल के रूप में, जल गैस होगा जलवाष्प में। यानी जो हमारा ठोस होगा वह बर्फ के रूप में मिलेगा। तीनों अवस्थाओं में बर्फ जल जो हमारा जल है वह क्या करता है तीनों अवस्थाओं में। इसी कारण से इसे बोला गया है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी सार्वत्रिक विलायक होता है। क्या? वाटर। आप याद रखिएगा वाटर जो होगा इनमें से जो सॉलिड होता है बच्चों तो यह किसमें बर्फ के रूप में पाया जाएगा। किसमें? बर्फ के रूप में। अब द्रव की बात आती है बच्चों तो द्रव किसमें रहेगा, यानी जल जो होता है आपका द्रव के रूप में रहेगा। इसके बाद आपका गैस अवस्था में हम बात कर रहे हैं गैसेस स्टेट में, तो गैसेस स्टेट में क्या होगा वेपर प्रेशर यानी जलवाष्प। क्या होगा बच्चों? जलवाष्प होगा यानी वेपर प्रेशर होगा। तो आपको इसको हम क्या आइस बोल देंगे, वाटर बोल देंगे और जलवाष्प बोलेंगे। याद रखिएगा सॉलिड स्टेट में क्या होता है आइस के रूप में होगा, लिक्विड में होगा वाटर होगा और गैसेस स्टेट में होगा तो आपका वेपर प्रेशर होगा यानी जलवाष्प। किसी ठोस को गर्म करने पर द्रव में और गर्म करने पर गैस में बदलता है। इसके विपरीत किसी गैस को ठंडा करने से द्रव में और ठंडा करने पर ठोस में बदल जाता है। तो यह अवस्था आप नाम सुने बच्चों, सब्लिमेशन का नाम सुने हैं। किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। हम यहाँ पे बात करते हैं द्रव पानी की यानी जलवाष्प की। जो हमारा जल होता है वह तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित होता है। कैसे? यह भी थोड़ा देख लीजिए एक मिनट के लिए। यानी ठोस द्रव गैस क्या होगा ठोस द्रव गैस ये एक दूसरे में परिवर्तित होता रहता है। जब ठोस को आप गर्म करेंगे यानी क्या करेंगे बच्चों गर्म करेंगे तो किसमें द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा और द्रव को और गर्म करेंगे क्या करेंगे द्रव को और गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और जो गैस में आप अगर पानी को उबालते हैं उसके ऊपर बर्तन रख देंगे तो छिपे पानी गर्म होकर उसे बूंद बूंद के रूप में छा जाता है। और जब उसे ठंडा कर दिया जाएगा तो जब उसे ठंडा जैसे किया जाएगा बच्चों तो वह किसमें गैस से द्रव में परिवर्तित होगा। और इसे ठंडा कर दिया जाएगा तो वह क्या होगा द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों चलती रहती है। इसी कारण से क्या बोला जाता है इसको यानी वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी सभी में क्या होता है बच्चों विलयन हो जाता है विलयनशील हो जाता है। ठीक है पढ़ लिए होंगे तो इतना आप जानते हैं और आपको और अच्छे बता दिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों यानी मेल्ट का मतलब होता है गल जाना यानी क्या होगा गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है तो देखिएगा जिस तापमान पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसका गलनांक कहलाता है। जिस तापमान पर कोई पदार्थ क्या होगा जिस तापमान पर कोई पदार्थ ठोस से इसमें द्रव में क्या बोला गया है कोई पदार्थ ऐसा होगा जिसको हम हीट उष्मा देंगे और उष्मा जब दे देंगे तो किस अवस्था में हो जाएगा बच्चों ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसका गलनांक कहलाता है। क्या होगा उसका गलनांक कहलाता। एक्स वाले हम वाटर को ही लेते हैं जैसे ये बर्फ है पूरी तरह से क्या है बर्फ और इसको हम क्या दे रहे हैं हीट
ऊष्मा का दे रहे हैं और इसमें क्या हुआ, द्रव अवस्था में परिवर्तित, यानी बीकर में क्या हुआ, सीधे परिवर्तित हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गलनांक कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। आप जानते हैं क्या हुआ, जिस तापमान पर कोई पदार्थ, यानी कोई एक निश्चित तापमान होगा, उस तापमान पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे उस पदार्थ का क्या बोला जाता है बच्चों, उसका गलनांक कहा जाता है। इसी तरह से जिस तापमान पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे हिमांक कहेंगे। आप गलनांक की बात तो कर चुके हैं, इसी प्रकार से लगातार हिमांक की बात कर लेते हैं। तो हिमांक में क्या होगा बच्चों, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। हिमांक, हिमांक का मतलब होता है हिम, हिम से आप निकल गए हिमांक, यानी ठंडा, ठंडा पदार्थ। हिमांक यानी आप उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। इसको हम बोलेंगे आप बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिफिनेशन क्या निकल के आ गई, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, तो जिस तापमान पर, आप वही पर जापा रहेंगे, जिस तापमान पर कोई पदार्थ, डिफिनेशन क्या निकल के आ गई कि जिस तापमान पर, जिस तापमान पर कोई पदार्थ, सेम टू सेम डिफिनेशन किस अवस्था से मिल जाएगी, जिस तापमान पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से क्या लिखा हुआ है, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में क्या हो जाता है बच्चों, परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है, उसका हिमांक कहलाता है। हिमांक का मतलब होगा फ्रीजिंग पॉइंट, और उत्नांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, और गलनांक का मतलब होगा मेल्टिंग पॉइंट। हम यहाँ पे दो पॉइंट की बात किए हैं, फर्स्ट आपका गलनांक है, दूसरा आपका हिमांक है। इन्होंने कहा है जिस तापमान पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे किसमें, गैस अवस्था में, यानी एक निश्चित कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, और सॉलिड चेंज टू लिक्विड, यानी ठोस अवस्था से सीधे सॉलिड स्टेट चेंज टू आपका लिक्विड स्टेट में, यानी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड, से क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक कहा जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है हिमांक, जिस तापमान पर सीधे उसी का उल्टा हो जाएगा, लिक्विड स्टेट चेंज टू सॉलिड स्टेट, दैट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी उसका क्या हो जाएगा, हिमांक कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं, शुद्ध अवस्था में किसी पदार्थ का हिमांक तथा गलनांक समान होता है। सामान्य दाब पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री और जल का हिमांक 0 डिग्री। याद रखिएगा, सामान्य दाब पर बर्फ का गलनांक, किसका, बर्फ का गलनांक की बात हो रही है, तो बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, मेन पॉइंट है, यानी अगर बर्फ है तो निश्चित रूप से बर्फ कहाँ खड़ा होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी इसको जब 0 डिग्री टेंपरेचर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे बर्फ का गलनांक हो जाएगा, यानी बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक क्या कहलाता है, तो वो भी एक निश्चित ताप पर ही बनता है। याद रखिएगा, हम इसको लिख देते हैं क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होगा, तीसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या कहलाता है बच्चों, इसकी भी डिग्री थोड़ा आप लिख लीजिए। जिस तापमान पर कोई पदार्थ द्रव से
परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर कोई पदार्थ क्या होगा, आप देखो उबले है ना, तो द्रव से क्या होगा बच्चों, गैस अवस्था में, यानी द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जब जिस तापमान पर कोई पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसका क्वथनांक कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। सेम टू सेम इसी प्रकार से जिस तापमान पर कोई पदार्थ, इससे कोई पदार्थ गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, सीधा इसी के चेंज, कोई पदार्थ गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसका क्या हो रहा है बच्चों, संघनन हो रहा है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, संघनांक कहलाता है उसका, यानी उसका संघनांक। यदि संघनांक का मतलब क्या होगा, संघनन का मतलब होगा बच्चों, संघनांक का मतलब होता है संघनन से बना है संघनांक, यानी कंडेंसेशन, यानी एक दूसरे से क्या हुआ बच्चों, एकत्रित हुआ है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन लिख देते हैं। यानी कंडेंसेशन की बात हो रही है, ठीक है, कंडेंसेशन की हो जाएगी, यानी संघनन की बात हो गई। जिस तापमान पर कोई पदार्थ क्या हो जाएगा, द्रव से सीधे इसमें परिवर्तित हो रहा है बच्चों, सीधे गैस अवस्था में। अब यह आपको एक एग्जांपल के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। जिस तापमान पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, यानी एक ये आपका पात्र है, बीकर है, इस बीकर में द्रव अवस्था में है, इसको सीधे किसमें जब हीट कर दिया गया, और हीट कर दिया तो किसमें परिवर्तित हो गया, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। और गैस अवस्था में जब परिवर्तित हो जाता है बच्चों, तो उसे क्या बोलते हैं, ये आपका लिक्विड लिखा हुआ है। लिक्विड को क्या किया, इसमें आपको हीट कर दिया गया तो सीधे किसमें परिवर्तित हो गया, गैस स्टेट में। इसी प्रकार से अब आपको यहाँ पे गैसीय अवस्था में कुछ पार्ट रखे हुए हैं मेरे पास, और इसको आप क्या कर देंगे, फ्रीजिंग कर देंगे, यानी संघनित कर देंगे, एकत्रित कर देंगे, तो आपका किसमें परिवर्तित हो जाएगा, सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, कंडेंसेशन, यानी कि संघनन बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहा संघनन। अब यहाँ पे थोड़ा पॉइंट होता है, शुद्ध पदार्थ का क्वथनांक तथा संघनन समान होता है। साधारण दाब पर जल का क्वथनांक, यानी साधारण दाब पर जल का क्वथनांक क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मेन पॉइंट है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेन पॉइंट आपका यहाँ से निकल के आया, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और संघनन क्या होगा, जल वाष्प का संघनन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दोनों जल वाष्प का संघनन, जल वाष्प का संघननांक कितना लिखा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको आप मेन पॉइंट इसको याद कर लीजिएगा, मेन पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है बच्चों। तो ये आपका रहा लिक्विड, गैस और ठोस है, सॉलिड हो गया, लिक्विड
तुरंत आपका क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा और आपका गैस जो होगा गैसीय स्टेट हो जाएगा। इसमें हमने पढ़ा क्या क्या, मेल्टिंग पॉइंट, आपका मेल्टिंग पॉइंट से गलनांक हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से हमारा हिमांक हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट हमारा था बच्चों क्वथनांक, क्वथनांक को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कुछ हमारे पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का नाम दिया है, उनको लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा क्या क्या इसमें दिया है बच्चों। इसमें कुछ हम आपके सामने क्वथनांक के मान दिए हुए, कुछ सामान्य पदार्थों के क्वथनांक दिया हुआ है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आप पढ़ चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जस्ता का आपका क्वथनांक हो जाएगा 907 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहा आपका Fe होगा 275 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका 2750 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 2750 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका ये सॉरी। एल्कोहल का होता है आपका 78 डिग्री सेंटीग्रेड और पारा का हो जाएगा 351 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कभी कभी पूछा जाता है कि पारा का निश्चित बहुत ही महत्वपूर्ण, पारा और जल, पारा यानी Hg होता है, पारा का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, Hg। जब बुखार आती है तो डॉक्टर टेंपरेचर मापा जाता है, तो मापते हैं तो पारा ही एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, प्रसार होता है। तो 12 ही इसका तापमान कितना होगा, तो क्वथनांक में 351 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़े बच्चों, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा यानी ऊष्माधारता। दूसरा पॉइंट होगा हमने विशिष्ट ऊष्माधारता, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तीसरा होता है चेंज ऑफ हीट यानी अवस्था परिवर्तन। और अवस्था परिवर्तन में हमने आपको 3 पॉइंट बताया यानी मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।